औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरेंस लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ENG 504 लेसन नंबर 3 टॉपिक नंबर 13 टू टॉपिक नंबर 18। ठीक है, हमारा ये जो यानी कि लेसन का टॉपिक है वो ये है कि क्रिएटिविटी एंड सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग लेसन नंबर 3 है। ठीक है, टॉपिक नंबर 13 से लेकर टॉपिक नंबर 18 तक इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें क्रिएटिविटी एंड रूटीन इन SLA। ठीक है, ये आपका पहला टॉपिक है। क्रिएटिविटी एंड रूटीन इन SLA के सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन में क्रिएटिविटी एंड रूटीन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, क्रिएटिविटी को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तो इसको आपने देख लेना। ठीक है, इसको आपने सिर्फ पढ़ना है। वैसे मैं आपको अपने जो वर्डिंग है उसमें आपको बता देता हूँ कि क्रिएटिविटी क्या होती है। क्रिएटिविटी कहते हैं कि जब भी आप लैंग्वेज आपने लर्न कर रहे होते हैं, ठीक है, आपने या आपने लैंग्वेज लर्न कर रही होती है या आप लैंग्वेज लर्न कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि अभी आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या आप लैंग्वेज सीख चुके होते हैं। तो उसके बाद जब आप लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को यूज़ करते वक्त जब आप उसी लैंग्वेज के अंदर क्रिएटिवनेस पैदा करते हैं। क्रिएटिवनेस किस तरह पैदा करते हैं? फॉर एग्जांपल कि एक बच्चा है, ठीक है, वो अभी लैंग्वेज सीख रहा है, वो क्लास में जाता है और वहाँ पे वो सीख के आता है CAT कैट। अब वहाँ पे उसने सीखा है कैट, उसको वहाँ पे एक यानी कि बिल्ली दिखाई गई है, उसको ये बताया गया कि ये एक बिल्ली है और इसको इंग्लिश में जी कैट कहते हैं। उसने वहाँ से सीख लिया, उसके बाद वो घर आ गया। घर आते ही उसने कोई ऐसी चीज़ यानी कि जिसकी 4 टाँगें थी, उसके माइंड में उसका इमेज थी, किसकी? कैट की। ठीक है? उसके बाद वो घर आया, उसके बाद इस तरह की कोई भी चीज़ उसको नज़र आएगी, चाहे वो लिविंग होगी, चाहे वो नॉन लिविंग होगी। ठीक है? कोई भी इस तरह की चीज़ उसको नज़र आएगी 4 लेग्स वाली, तो उसके इमेज यानी कि माइंड में जो इमेज था बिल्ली का, ठीक है? कैट का जो उसके माइंड में इमेज था, तो अब वो यहाँ पे भी उसी चीज़ को यूज़ करेगा। यहाँ भी वो कहेगा कि ये भी कैट है। ठीक, अब इसका क्या मतलब है कि कैट तो एक ही है, लेकिन अब यहाँ पे वो लैंग्वेज में क्रिएटिवनेस पैदा कर रहा है, क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अभी वो लैंग्वेज सीख रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कहते हैं कि क्रिएटिविटी। यहाँ पे देखें, यहाँ से एज़ फार एज़ लैंग्वेज लर्निंग इज़ कंसर्न्ड, कि जहाँ तक लैंग्वेज लर्निंग का ताल्लुक है, ठीक है, क्रिएटिविटी इज़ नॉट अबाउट द प्रोडक्ट। कि वैसे तो आप कहते हैं कि क्रिएटिविटी वो होती है कि कोई भी जो प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है और उसके बाद अगर आप उस चीज़ में यानी कि कोई नई चीज़ लेके आए, तो उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेज लर्निंग में अगर यानी कि इसकी बात की जाए क्रिएटिविटी की, तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई भी यहाँ से यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ ये। और ये एक यानी कि लर्निंग प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ये भी कंटिन्यू है। ठीक है, इसके दौरान जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है एक बच्चे की, तो इस तरह क्रिएटिविटी इस चीज़ को आप कह सकते हैं कि वो यानी कि किसी भी चीज़ को देखेगा उसके माइंड में इमेज कैट की होगी। वो किसी भी इस तरह की चीज़ को देखेगा तो वो इस चीज़ में क्रिएटिविटी यानी कि पैदा करेगा और लैंग्वेज में क्रिएटिविटी पैदा करने की कोशिश करेगा। हर चीज़ को वो ये समझेगा कि ये कैट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें कि लर्नर सरफेस अटरेंस कैन बी लिंक टू अंडरलाइंग रूल सिस्टम। कि हर लैंग्वेज होती है उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, उसके डिफरेंट किस्म के रूल्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज सिस्टम होते हैं। तो उनको भी जब ये नहीं कि जब वो क्रिएटिविटी पैदा कर रहा है तो उनको वो भूल जाएगा। ठीक है, उनके जो लैंग्वेज के रूल्स हैं, ठीक है, अब जिस तरह वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल आपने यानी कि लफ्ज़ देखे कैट, तो अब कैट में 3 साउंड्स हैं, ठीक है, का, आ और टा। अब 3 साउंड्स हैं, ठीक है, अब ये रूल गवर्न है और इसको जब वो ये आप ये कहते हैं कि यानी कि रूल सिस्टम है, अंडरलाइंग रूल सिस्टम, ठीक है, का ये यानी कि इसके 3 साउंड्स हैं, इसको जब वो यूज़ करेगा, ठीक है, तो लफ्ज़ ये यूज़ करेगा कि कैट, ये नहीं पड़ेगा कि काट या कोट। चाहे वो और चीज़ देख रहा है, उसको यानी कि लग उसको रहा है कि ये कैट है, चीज़ कोई और है, ठीक है, 4 लेग्स वाली या कुछ भी और है, लेकिन उसको कैट लग रहा है, वो उसको कैट ही पड़ेगा, ये नहीं कि उसको काट-कूट की तरफ ले जाएगा। तो इससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो यानी कि जो भी लैंग्वेज उसने सीखी होती है, जो भी लैंग्वेज वो सीख रहा होता है, तो उसके जो डिफरेंट रूल्स होते हैं, उनको भी वो लाज़मी फ़ॉलो करता है, अदरवाइज़ यानी कि ये जो क्रिएटिविटी होती है, ये नहीं आती। उसके बाद यहाँ पे देखें ये लाइन फार्मूलाज़ एंड रूटीन। तो सेकंड चीज़ हमने क्या क्रिएटिविटी हमने पढ़ ली है, अब रूटीन। अब रूटीन क्या होती है? देखिए कोई भी चीज़ यानी कि रूटीन के नाम से जा रहा है, फार्मूलाज़ एंड रूटीन, कि जब भी आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं या आप लैंग्वेज सीख चुके होते हैं, तो उसके बाद आप यानी कि डिफरेंट किस्म के चंक्स को यूज़ करें। चंक्स क्या मतलब? फॉर एग्जांपल कि एक टीचर आपकी क्लास में आता है, ठीक है, आते साथ ही कहता है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब उस चीज़ को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, हालांकि अभी आपकी पहली क्लास है, अभी आपकी पहली क्लास है सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग की, सेकेंड लैंग्वेज आप लर्न करना चाह रहे हैं, आपकी पहली क्लास है, टीचर आते साथ कह रहा है कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इस चीज़ को आप नोट कर लेंगे। अब सीख आप इंग्लिश रहे हैं, आपने आते साथ ये चीज़ नोट कर लिया है। अभी हालाँकि आप यानी कि इंग्लिश में एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं है, अभी तो आपकी पहली क्लास है, अभी तो आप लर्न कर रहे हैं, लेकिन आपने ये चीज़ नोट कर ली है।
तो ये क्या है, ये एक रूटीन है, इसको फिर आप आगे जाके यूज़ भी करेंगे। तो इसके पीछे क्या था कि ये आपने एक रूटीन से, एक फार्मूला के अंडर, एक रूटीन थी जो टीचर ने आके कही है और आपने उसको नोट कर लिया है, आपको याद होगी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इंग्लिश में माहिर हैं या आपकी जो इंग्लिश है वो वेल यानी कि बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने डिफरेंट किस्म के चंक्स को आपने यूज़ की। ए फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ अनएनालाइज्ड चंक्स इज़ आल्सो एविडेंट इन यंग चिल्ड्रंस फर्स्ट लैंग्वेज। उसके बाद देखें तो उम्मीद करो तो यहाँ पे इसकी यानी कि जो रूटीन है एंड फार्मूलाज इसकी समझ आ गई, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इसकी इस एग्जांपल से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अबाउट रूटीन एंड फार्मूलाज ये आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए फॉर क्विज, आवर फर्स्ट लैंग्वेज अटरेंस आर अ कम्प्लेक्स मिक्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड प्री फैब्रिकेशन। कि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज अटरेंस होती है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज जो हम प्रोनाउंस करते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को जिस तरह हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आर अ कम्प्लेक्स मिक्स अप, तो वो एक मिक्सचर होती है किसी चीज़ का, उसमें क्रिएटिविटी भी होती है, उसमें प्री फैब्रिकेशन, फैब्रिकेशन मतलब कि रूल्स एंड फार्मूलाज भी वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे ये दोनों चीज़ों का ये मिक्सचर होता है जो आप फर्स्ट लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखें ये एंड पे ये वाला लाइन कि चिल्ड्रन फर्स्ट लैंग्वेज एज वेल एज अर्ली स्टेजेस ऑफ सेकंड लैंग्वेज, कि जो यानी कि बच्चे होते हैं तो वो भी इस तरह ही करते हैं। सेकंड लैंग्वेज यानी कि स्टार्ट में ही उन वो जो डिफरेंट किस्म के चंक्स होते हैं उनको यूज़ करना स्टार्ट करते हैं। चंक्स का मतलब जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि टीचर क्लास में आता है गुड मॉर्निंग और जाते हुए थैंक यू, ये वो इस तरह की जो डिफरेंट किस्म के चंक्स हैं इनको यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे फ़ौरन इसको नोट कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स मोस्टली रिमेन नोटिसेबली डिफरेंट फ्रॉम द नेटिव स्पीकर्स इन देयर प्रोनाउंसिएशन। अब जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर होते हैं, ठीक है, ये जो नेटिव स्पीकर आप यानी कि कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, आप बेशक जितनी मर्जी उसमें प्रोफेशनल हो जाए, जितनी मर्जी आप उस लैंग्वेज में माहिर हो जाए, जितनी मर्जी आपको ग्रिप हासिल हो जाए, लेकिन आप उसी लैंग्वेज के जो नेटिव स्पीकर होगा उसके साथ आप बात करेंगे तो उसकी जो नेटिव स्पीकर की प्रोनाउंसिएशन होगी वो डिफरेंट होगी और आपकी डिफरेंट होगी। बेशक आप जितने मर्जी यानी कि एक्सपर्ट बन जाए उस लैंग्वेज में, लेकिन जब आप नेटिव स्पीकर के सामने बात करेंगे तो जो नेटिव स्पीकर होगा उसमें उसकी प्रोनाउंसिएशन में और वोकैबलरी में और आपकी प्रोनाउंसिएशन एंड वोकैबलरी में यानी कि ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है, तो ये जो फ़र्क होता है ये देखा जाता है। इसमें ग्रामर की मिस्टेक्स भी आ सकती हैं, इसमें प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक्स भी आ सकती हैं, इसमें और भी कई यानी कि स्टाइल ऑफ टॉकिंग हर तरह की चीज़ें आ सकती हैं कि आप यानी कि इसमें जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो जो नेटिव स्पीकर है वो उसको यूज़ नहीं करता। उसका जो हर किस्म का स्टाइल होता है बात करने का वो आपकी निस्बत डिफरेंट होगा। उसके बाद देखिए फॉर क्विज इट इज टाइप बाय इनकम्प्लीट सक्सेस। ठीक है, तो इट इज टाइप टिपिफाइड बाय इनकम्प्लीट सक्सेस। उसके बाद फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन इसी चीज़ को कहते हैं कि रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन लर्नर्स सेकंड लैंग्वेज सिस्टम सीम्स टू फ्रीज। कि जब सेकंड लैंग्वेज जो लर्नर होता है, ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, उसके बाद नॉलेज हर चीज़ होती है, वो अपने आप को इंग्लिश में प्रोफेशनल समझता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो एक नेटिव स्पीकर के सामने बात करेगा तो नेटिव स्पीकर की जो प्रोनाउंसिएशन होगी, ग्रामर होगी, वो डिफरेंट होगी एज कम्पेयर टू दैट वन जो अभी सेकंड लैंग्वेज जिसने सीखी है, ये जो अभी लर्न कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने यानी कि वो वहाँ पे फंस जाएगा, बिकम स्टक या फ्रीज हो जाएगा। वो हालांकि उसने उसको हर चीज़ पर ग्रिप है, वो खुद को यानी कि इंग्लिश का उसके पास इंग्लिश का सर्टिफिकेट भी है, यानी कि आप उसने सेकंड लैंग्वेज लर्न कर लिया है, उसके बाद सर्टिफिकेट भी है, लेकिन स्टिल वो जो नेटिव स्पीकर उसके सामने बात करेगा तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। इस चीज़ को आप कह सकते हैं फॉसिलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए तो सेकंड लैंग्वेज की जो लर्निंग यानी कि एसएलएल, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के अंदर दो किस्म के एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन से होते हैं? साइकोलिंग्विस्टिक एंड सोशियोलिंग्विस्टिक। तो जो साइकोलिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, वो ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंट किस्म की यानी कि इसके अंदर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, डिफरेंट किस्म की आप बेशक आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग आप कर रहे हैं, ठीक है, आप सेकंड लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं। तो अब जो साइकोलिंग्विस्टिक है वो इस चीज़ पर जोर देते हैं कि ये जो सेकंड यानी कि ये हो रही है, सेकंड लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, तो इसके अंदर ये जो गलती हो रही है, ठीक है, ये जो डिफरेंट किस्म की गलती हो रही है, चाहे वो प्रोनाउंसिएशन में हो रही है नेटिव स्पीकर से बात करते हुए, चाहे वो हो रही है ग्रामर की मिस्टेक्स हो रही, कोई भी एरर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी वजह क्या है? तो साइकोलिंग्विस्टिक ये समझते हैं कि इसमें मैकेनिज्म का डिफरेंट है, मैकेनिज्म डिफरेंस है। ठीक है, जो बच्चे होते हैं, अगर आप नोट करें तो बच्चे जो यानी कि सेकंड लैंग्वेज को जो उसको करेंगे यानी कि सेकंड लैंग्वेज के अंदर जो मिस्टेक्स करेंगे वो कम करेंगे एज कम्पेयर टू एडल्ट लर्नर्स। तो इस यानी कि जो साइकोलिंग्विस्टिक है वो ये समझते हैं कि जो बच्चों को माइंड में एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है, लैंग्वेज को लेकर, तो वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। तो बच्चे उसको जो मिस्टेक्स होती हैं बच्चे कम मिस्टेक्स करते हैं। ठीक है, किस चीज़ में? कि यानी कि स्टॉक ऑफ या जिस तरह हमने ऊपर बात की फॉसिलाइजेशन की, तो नेटिव स्पीकर से बात करें तो बच्चे होंगे वो कम थोड़ा सा स्टॉक ऑफ होंगे एज कम्पेयर टू एडल्ट। उसकी यही वजह है
कि इस तरह करते हैं कि यानी कि जो साइको लिंग्विस्टिक्स है, ठीक है, वो यही समझते हैं कि बच्चों को जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स, और इसी वजह से जो एडल्ट्स होते हैं वो गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, बच्चे कम करते हैं। बेशक आपने जितनी स्टडी कर ली है, नो अमाउंट ऑफ, इट डज़ नॉट मैटर कि व्हाट अमाउंट ऑफ स्टडी, व्हाट अमाउंट एफर्ट्स यू कैन रिक्रिएट दैम, ठीक है? जितनी मर्ज़ी आपने एफर्ट्स किए, जितनी मर्ज़ी आपने कोशिश की है, जितनी मर्ज़ी आपने स्टडी कर ली है, कोई भी यानी कि आपने कर लिया, लेकिन स्टिल आप गलतियाँ करेंगे। उसके बाद जो सेकंड ग्रुप है, जो कोई सोशल लिंग्विस्टिक्स है, वो ये कहते हैं कि जो यानी कि सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, ओल्डर सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स की, यानी कि एडल्ट जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती लैंग्वेज लर्न करने की, ठीक है? या लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिस करने की उनको प्रॉपर एक किस्म की जो यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ है वो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से वो जब नेटिव स्पीकर से बात करते हैं तो डिफरेंट किस्म की गलती करते हैं। तो यहाँ पे ये दो किस्म के इनके क्लेम्स हैं, एक सोशल साइको लिंग्विस्टिक्स के हैं और दूसरा है सोशियो लिंग्विस्टिक के। उसके बाद यहाँ पे देखिए लर्नर परफॉर्मेंस इन सेकंड लैंग्वेज, कि लर्नर्स की जो परफॉर्मेंस होती है सेकंड लैंग्वेज में, ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करती है किसी से फर्स्ट लैंग्वेज से, कि जो लैंग्वेज उन्होंने पहले सीखी होती है उसी चीज़ को कई दफ़ा, बल्कि आप ये कहते हैं कि 60 to 70% केसेस में वो फर्स्ट लैंग्वेज को लेकर चलते हैं, ठीक है। कई इस तरह के लफ्ज़ होते हैं जो फर्स्ट लैंग्वेज में उन्होंने सीखे होते हैं। अब ये नहीं पता कि वो लफ्ज़ ठीक है या गलत है, लेकिन जब वो सेकंड लैंग्वेज लर्न करेंगे तो उस टाइम वो उन फर्स्ट लैंग्वेज के जो लफ्ज़ थे उनको भी लेकर चलेंगे। तो फिर लाज़मी बात है कि यानी कि उसमें जो अटस होगी, यानी कि प्रोनाउंसिएशन होगी, तो उसमें फिर गलतियाँ तो होंगी। क्योंकि लाज़मी नहीं है कि जो लफ्ज़ उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज में सीखे उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम हो, या उन्होंने जो सीखी उसकी ग्रामर की मिस्टेक्स वहाँ पे ना हो। ऐन मुमकिन है फर्स्ट लैंग्वेज में यानी कि आपकी बहुत सारी गलतियाँ हो सकती हैं। ठीक है? तो इसलिए जो, और इस चीज़ को आप कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र, कि फर्स्ट लैंग्वेज में आपने जो कुछ चीज़ें सीखी होती हैं, ठीक है? जो कुछ भी आपने सीखा है, जब भी आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तो जब भी आप फर्स्ट लैंग्वेज वाले जो नॉलेज को, जो आपका यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज को लेकर एक्सपीरियंस था, उसको लेकर आप यानी कि सेकंड लैंग्वेज की तरफ अगर गए हैं, ठीक है? तो और मोस्टली लोग जाते हैं तो इसको आप कहते हैं लैंग्वेज ट्रांसफ़र। उसके बाद देखिए बिहेवियरिस्ट व्यू, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एरर एंड इंटरफेरेंस इन एसएलएल। तो बिहेवियरिस्ट जो है, ठीक है, वो ये समझते हैं कि जब आप फर्स्ट लैंग्वेज को लेकर चलते हैं सेकंड लैंग्वेज की तरफ, ठीक है, तो इसमें डिफरेंट किस्म की गलतियाँ भी करते हैं, और गलतियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि आप फर्स्ट लैंग्वेज को लेकर चल रहे हैं। तो बिहेवियरिस्ट ये समझते हैं कि जब भी आप सेकंड लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, ठीक है, तो फर्स्ट लैंग्वेज जो है इसको आप बिल्कुल अलग कर दें। यानी कि फॉर एग्जांपल आप जाएँ अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में, आपने देखा होगा वहाँ पे बच्चों को ये कहा जाता है कि उर्दू को बिल्कुल साइड पे कर दो, उर्दू उर्दू को यूज़ ही ना करें, वहाँ पे सिर्फ आप बात भी इंग्लिश में करें। तो अब वो क्या कर रहे हैं? अब वो बिहेवियरिस्ट के व्यूज़ में वो ये कर रहे हैं कि वो इन दोनों लैंग्वेजेज़ को आइसोलेट करें, अलग-अलग करें। इन दोनों लैंग्वेज को डिफरेंट कर रहे हैं और इनकी बेसिस पर वो स्टडी करवा रहे हैं। तो बिहेवियरिस्ट ये समझते हैं कि लैंग्वेज लर्निंग के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी, ठीक है, जो आपने पहले सीखा हुआ है, उसको आप स्किप कर दें और जो सेकंड लैंग्वेज है उसकी तरफ दोबारा जाएँ। तो इस तरह जो आपकी लर्निंग होगी वो इफेक्टिव होगी। जबकि दूसरी तरफ जो रीसेंट थ्योरिस्ट है, तो वो ये समझते हैं कि इस तरह नहीं है। वो ये कहते हैं कि कोई भी चीज़ आपने सीखी है, तो वो आप सेकंड लैंग्वेज की तरफ लेके जाएँगे तो उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि जो कुछ आपने पहले सीखा होता है, ठीक है, उसी चीज़ को आप आगे लेके जाते हैं तो वो फ़ायदा होता है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए जिस तरह बिहेवियरिस्ट कहते हैं, तो उसमें वो ये कहते हैं कि पहले वाले नॉलेज को आप स्किप कर दें, उसको उधर ही छोड़ दें, नए सिरे से स्टार्ट करें। तो नए सिरे से जब भी चीज़ स्टार्ट होती है मुश्किल होगी। तो रिसर्च जो थ्योरिस्ट हैं वो यही समझते हैं कि जो आपने पहले सीखा हुआ है उसको भी आगे लेकर चलें, क्योंकि जब आपने सीखा होगा, ठीक है, यानी कि लैंग्वेज को परफॉर्म करने का आपको तरीका आएगा, उसके अंदर स्पीकिंग होगी, उसके अंदर मेकिंग सेंस ऑफ डाटा होगा, ठीक है, यहाँ पे ये देखिए। उसके बाद व्हेन वी हियर और उसके बाद इंटरप्रीटिंग एंड प्रोसेसिंग इनकमिंग लैंग्वेज डाटा, ठीक है। तो इस तरह यानी कि जो कुछ आपने सीखा होगा तो लाजमी बात है उसी के बेस पर आप डाटा भी, यानी कि डाटा को लेकर मेकिंग सेंस करेंगे, उसके बाद स्पीकिंग भी आप करेंगे, तो जो कुछ आपने सीखा होगा उसकी बेस पर ही होगा। अगर आप स्टार्ट से करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो जाएंगी लैंग्वेज को लर्न करने में, और ये किसकी व्यूज़ है? रिसेंट जो थ्योरिस्ट है उनके व्यूज़ हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी है वो यही कहते हैं कि सा रेगुलर ओरल प्रैक्टिस, कि अगर यानी कि जो अटरस में गलती हो रही है, ठीक है, आपने सेकंड लैंग्वेज लर्न की है या आप कर रहे हैं, और आपकी अटरस में यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में या डिफरेंट किस्म की ग्रामर में आपकी गलती है, तो वो ये समझते हैं कि ये एक बैड हैबिट है। इसको आप प्रैक्टिस के थ्रू खत्म कर सकते हैं, डिफरेंट आप प्रैक्टिस करें अच्छे अंदाज में तो इस चीज़ को आप खत्म कर सकते हैं। उसके बाद इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग वाले क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो थ्योरिस्ट है वो ये कहते हैं कि लैंग्वेज कंपिटेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ नॉलेज कंपोनेंट एंड स्किल कंपोनेंट, के इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के अंदर दो किस्म की यानी कि कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है नॉलेज कंपोनेंट,
एक होता है स्किल कंपोनेंट कि जो भी लैंग्वेज आपने सीखी है, ठीक है। एक तो है नॉलेज कंपोनेंट कि उस लैंग्वेज के रिलेटेड आपने सब कुछ सीख लिया है, वो तो हो गया जी नॉलेज कंपोनेंट। अब स्किल कंपोनेंट भी है कि जो कुछ आपने सीखा है, ठीक है, उसको आपने आगे एक्सप्लोर भी करना है, उसको आपने आगे परफॉर्म भी करना है। यानी कि जो कुछ लैंग्वेज आपने लर्न किया है, उसको आपने आगे यूज़ भी करना है। तो जब उस लैंग्वेज को आपने आगे यूज़ करना है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए उस लैंग्वेज को यानी कि जो आपने नॉलेज सीखा है, जो आपने नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को आपको यूज़ करने के लिए स्किल भी चाहिए होगी। तो अगर स्किल ना हुई, सिर्फ नॉलेज हुआ, तो भी आप लाज़मी बात है कि उस लैंग्वेज में आप अच्छे एक्सपर्ट नहीं बन सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे दोबारा आपने पिछले लेक्चर में बात की थी कॉम्पिटेंस की और परफॉर्मेंस की। तो कॉम्पिटेंस यही होता है कि आपके यानी कि जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ एक्चुअल यूज़ होती है। अब यानी कि फॉर एग्जांपल आप क्लास में टीचर बच्चों को होमवर्क चेक करते हैं, तो वो बच्चों की परफॉर्मेंस होती है। हालाँकि बच्चों के माइंड में बहुत कुछ था, लेकिन उन्होंने सिर्फ थोड़ा-सा कुछ लिखा है, तो क्योंकि उसको वही कहा गया। तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि बच्चे प यानी कि जो इंग्लिश में जो उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट है वो नहीं है। ठीक है? तो इस तरह ये चीज़ होती है परफॉर्मेंस। इसी तरह कोई लैंग्वेज आपने सीखी है, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि उस लैंग्वेज को आप परफॉर्म कर रहे हैं, एक्चुअल यूज़ ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ कॉल्ड परफॉर्मेंस, ठीक है? तो उस लैंग्वेज को आप एक्चुअली यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वो लैंग्वेज सीखी है, इसका हरगिज़ ये मतलब यानी कि आपके माइंड में बहुत कुछ था, कॉम्पिटेंस, हिडन हिडन नॉलेज भी आपके माइंड में है, जिसको आप शो ऑफ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ एक टाइम पे शो की जाती है, ठीक है? तो जब आप उसको शो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ आप जो कुछ यानी कि आप सिर्फ़ परफॉर्म कर रहे हैं और जो कुछ आपने सीखे उसको सबको आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप उसको एक सम एक्सटेंट तक, ठीक है, एक यानी कि कुछ हद तक आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं, जो कुछ आपने लर्न किया हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को यानी कि इससे जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग वो यही कहते हैं कि नॉलेज कंपोनेंट ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद स्किल कंपोनेंट भी ज़रूरी है। नॉलेज होगा, स्किल होगी तो वेल एंड गुड। नॉलेज हुआ, स्किल ना हुई कि किस